सो गाइस यहाँ पे Realme P4X एक ऐसा फोन है जो कि Realme ने रिसेंटली लॉन्च किया है। ये जिस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हुआ है उसी प्राइस सेगमेंट में आपको पता ही है, यहाँ पे Moto G57 पावर भी आता है, यहाँ Vivo T4X भी आता है। ये सब के साथ में हम ऑलरेडी कंपैरिजन बेसिकली हम बना चुके हैं। अभी मेरा मेन मोटिव था कि आखिरकार में इस फोन को लिया जाए कि नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बग्स भी आते हैं। पता नहीं कितने लोगों ने आपको बताया, कितने लोगों ने नहीं, लेकिन मैं हर एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा। मैंने यहाँ पे फुल कैमरा कंपैरिजन, फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट, फुल कंपैरिजन सब कुछ बना के रखा हुआ है। तो मुझसे बेहतर आपको इस फोन के बारे में ज्यादा डिटेल में कोई और बताएगा नहीं। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी कहीं भी लगता है कि हाँ भाई मेहनत करी गई है, तो यहाँ पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक देना भूलिएगा नहीं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आप इस फोन की बिल्ड एंड डिजाइन अगर आप देखते हैं तो देखो, बैक से आपको प्लास्टिक बैक ही देखने को मिलता है, लेकिन इस बार जो यहाँ पे मेरे पास सिल्वर कलर आया हुआ है, ये मुझे याद दिला रहा है ये अपकमिंग फोन है Samsung S26 अल्ट्रा, और ये मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगा है। मतलब थोड़ा सा सिंपल सोबर सा लगा है। बहुत ज्यादा यहाँ पे बैक में कुछ खिचपिच खिचपिच मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता। ये देखिए, देखो डिजाइन जो होता है ना, वो अपना पर्सनल चॉइस होता है कि आपको डिजाइन कैसा पसंद है। तो मुझे तो भाई सिंपल वाला ही पसंद है, बाकी वो आपकी जो मर्जी है। बाकी इसमें कुछ और कलर्स भी आते हैं, वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बट जब इस फोन को आप होल्ड करते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लॉकी ब्लॉकी टाइप का फील होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब जैसे वीवो है, वीवो को आप होल्ड करेंगे ना तो उतना ज्यादा मतलब ब्लॉकी फील नहीं होता। वो कारण क्या है ना, कि जो बैक है और फ्रंट है, देखो फ्रंट तो ऑब्वियसली बात है एकदम पूरा स्ट्रेट होता है, यहाँ पे बैक भी स्ट्रेट है, जिसकी वजह से यहाँ होल्ड करने में किनारे किनारे थोड़ा सा लगता है हाथों में। लेकिन देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं, चाहे हम आईफोन की बात करें चाहे सैमसंग की बात करें, वो भी इसी जो डिजाइन में आते हैं। तो ये भी एक अपना पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरे को जो फील हो रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे जो इसके स्पीकर्स हैं वो अच्छे हैं, बट कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे तो जो भाई मोटो के जो स्पीकर्स होते हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं। इवन अगर हैप्टिक्स की बात करेंगे तो हैप्टिक्स देखो 15,000 रुपए में कोई बहुत ज्यादा अच्छे मिलते नहीं है, गुनगुन वाले ही मिलते हैं। तो उससे भी मुझे कोई शिकायत खास है नहीं। लेकिन डिस्प्ले देखो, यहाँ पे डिस्प्ले ना मुझे लगता है कि यार 2025 में अगर आप परचेज करेंगे लास्ट में जाके, तो बेसिकली आप 2026 में परचेज कर रहे हैं, तो 15,000 रुपए से नीचे में इससे थोड़े से और बेहतर बीजल्स अगर देते तो वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अब जो अदर स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर, उसकी वजह से मुझे ये सही लग रहा है। आईपीएस एलसीडी पैनल है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, जो कि मुझे अभी तक की एक सिंगल ऐप नहीं मिली जिसकी अंदर ये 144 हर्ट्ज का यूज कर पाए। इवन जो बीजीएमआई है, बीजीएमआई में भी 90 एफपीएस अनलॉक किया हुआ मिलता है, और दूसरे गेम्स में भी ऐसे ही। और इवन इनका जो सॉफ्टवेयर है ना, यूआई है, उसमें भी यहाँ पे 120 हर्ट्ज ही चलता है। इवन जो ट्विटर वगैरह है उसमें भी यहाँ पे 120 ही चलता है। डिस्प्ले में कलर्स वगैरह काफी ज्यादा वाइब्रेंट है, काफी मुझे अच्छा लगा है, क्रिस्पर भी लगा है। इवन जब मैंने यहाँ पे वीवो के साथ में, वीवो T4X के साथ में या मोटो के साथ में साइड बाय साइड रखा था, ब्राइटनेस तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी है, लेकिन जो क्रिस्पनेस होती है ना, जो डिटेल है, वो मुझे इस फोन के अंदर ज्यादा बेहतर निकल के आती हुई नजर आई है। अच्छा, साथ ही साथ में यहाँ पे वेट का डिस्ट्रीब्यूशन इस फोन का ऐसा है ना कि मुझे यहाँ पे 208 ग्राम का फोन है, पर मुझे वैसा फील होता नहीं है। हाँ, यहाँ पे इन द बॉक्स आपको यहाँ बैक में टीपीयू जो केस मिलता है, साथ ही में फ्रंट में आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले की प्रोटेक्शन होती है वो भी लगी लगाई मिल जाती है। 45 वॉट का चार्जर है इन द बॉक्स देखने को मिलता है, टाइप ए टू टाइप सी वाला, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसी के साथ में हमने यहाँ पे देखा है कि भाई यूट्यूब वगैरह में ये 4K में वीडियो को प्ले कर सकता है। अनलाइक मोटो केवल 4K में प्ले नहीं कर सकता, केवल 2K में करता है। साथ ही में वीडियोस में ये बैक कैमरा से भी 4K वीडियो लेने की कैपेबिलिटीज के साथ में आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉफ्टवेयर के फ्रंट में यहाँ पे अभी भी आपको मिल रहा है एंड्रॉइड 15, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पे अपडेट कब आएगा ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। एक चीज और है, मैंने कहीं पर भी इनके जो वेबसाइट है वहां पर भी मैंने ये नहीं देखा कि भाई इसमें एंड्रॉइड 16 आएगा भी कि नहीं आएगा। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स का मैंने वीडियोस देखी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि यहाँ पे 2 साल का अपडेट का प्रॉमिस है। तो मुझे ये कंफर्म नहीं हुआ कहीं से भी, इनकी भाई ऑफिशियल वेबसाइट से भी या फिर मैंने फ्लिपकार्ट में भी जाके चेकआउट किया, तो इस चीज को लेकर मैं कुछ बोल नहीं सकता। इसके अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर को देखेंगे तो सॉफ्टवेयर अच्छा है। हालांकि ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी यहाँ पे स्मूथर है, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो इनके टच में आती है। कई बार कीबोर्ड को यूज करते हुए मैंने देखा है कि एक ही लेटर 2-2 बार अपने आप ही टाइप पाई हो रहा है। कभी कभी यहाँ पे देखने को मिला कि जैसे फोन लॉक है और फोन को जब अनलॉक करने जाता हूँ, मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगाया ना, उसको यहाँ पे टैप करता रहता हूँ, यहाँ पे टच काम ही नहीं करता इसका। अभी बग है क्या है अभी तक तो फिक्स नहीं हुआ है, बट मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी फिक्स हो जाएगा। पहले से हालांकि मुझे जब ये फोन शुरुआत में आया था तब बहुत बार हो रहा था, अभी भाई उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है, बट अभी भी है। अच्छा भाई, इसी के बाद में अगर मैं परफॉर्मेंस की बात कर लूं तो देखो इसमें मिलता है Dimensity 7400 अल्ट्रा वाला चिपसेट, और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो फोन है Dimensity 7300 या फिर 7400 वाले ही आते हैं 15,000 रुपए से नीचे की प्राइसिंग में। लेकिन मैंने देखा है कि इसमें एक छोटा सा मार्जिनल परफॉर्मेंस आपको बेहतर देखने को मिलती है। अगर इसकी एंड्रॉइड बेंचमार्क की भी बात कर लूं तो यहाँ पे 10 लाख के ऊपर स्कोर करता है, UFS 3.1 की स्टोरेज है, तो इस वजह से परफॉर्मेंस तो अच्छी निकालनी चाहिए। लेकिन अभी देखो सॉफ्टवेयर के साथ में थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन बाकी है, जैसे ये टच वाले इश्यूज अगर भाई यहाँ पे रिजॉल्व हो जाए मोर। इवन मैंने मोटो के अंदर स्नैपड्रैगन 6s Gen 4 देखने को मिलता है,
उसके साथ में जब साइड बाय साइड ऐप ओपनिंग किया था तो मोटो के कुछ एप्लीकेशन ज्यादा फास्टर ओपन हो रहे थे इससे, जो कि होने नहीं चाहिए। हालांकि मोटो का एंटूटू बेंचमार्क डिफरेंट है, वो अप्रोक्सीमेटली 8 लाख के आसपास में स्कोर करता है। तो ये मुझे डिफरेंस दोनों के बीच में अभी तक की देखने को मिला ही था। अच्छा, इसी के साथ में मुझे बीजीएमआई में भी एक इशू देखने को मिल रहा है। मैंने पहली बार बीजीएमआई को लोड वोड करके मैंने जैसे टीडीएम खेलना स्टार्ट किया, मुझे 90 एफपीएस देखने को मिला। उसके बाद मैं इरेंगल के मैच में गया, इरेंगल के मैच में मुझे मात्र और मात्र 60 एफपीएस ही देखने को मिल रहा था। हालांकि सेटिंग्स में जाकर के मुझे ग्राफिक्स सेटिंग्स में जाकर के मुझे वहां देखने को मिल रहा था कि हाँ भाई अनलॉक्ड है स्मूथ में 90 एफपीएस, लेकिन वो 90 एफपीएस चल ही नहीं रहा था। मैंने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से भी मैंने यहाँ पे कंफर्म किया, मोर इवन जो इनका इनबिल्ट एफपीएस मीटर है उसमें भी मैंने ये चीज को चेक किया था, दोनों में ही 60 एफपीएस ही आ रहे थे। लेकिन जो 60 एफपीएस थे वो एकदम स्टिक होकर के चल रहे थे, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बाकी मैंने कुछ लोगों से फिर मैंने बात भी किया कि भाई ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये सिर्फ मेरे डिवाइस में या उनके में भी है। तो भाई मुझे पता चला एक दो डिवाइस और थे जिनमें ये टच वाला जो मैं बोल रहा हूँ फोन लॉक होने के बाद में अनलॉक करने में वो इशू जो आ रहा है। साथ ही में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जो बीजीएमआई है 90 एफपीएस इसलिए नहीं चल रहा है कि उसमें जीटी मोड ऑन करना पड़ता है। मैंने जीटी मोड भी ऑन करके देखा, तब पर भी मुझे यहाँ पे 60 एफपीएस में ही चलता हुआ नजर आ रहा था। कुछ लोगों में जीटी मोड ऑन करने के बाद में वो चल जाता है। फिर कुछ लोगों ने मुझे बोला मल्टीपल टाइम्स आपको बीजीएमआई को ऑन ऑफ करोगे तब वो चलेगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई देखो 90 एफपीएस जब आपने अनलॉक करके दिया हुआ है तो सब में चलना चाहिए ना। ये क्या मतलब है कि मतलब बार बार मैं ऑन ऑफ करूं और फिर जीटी मोड लगाऊं, ये सब नहीं होना चाहिए। मुझे जहां तक अभी इंटरनली पता चला है कि एक अपडेट ये लोग पुश करेंगे जहां पे ये सारी चीजें ये लोग फिक्स कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है, एक्चुअली पहले भी रियलमी ने ऐसा काम किया है जिसमें अपडेट से सारी चीजें फिक्स हो गई हैं और इस बार भी मुझे वैसा ही लग रहा है कि भाई हो जाएंगी, उतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कैमरे की बात कर लो तो देखो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेंसर है। फ्रंट में मैं शौक हूं कि 8 मेगापिक्सल का सेंसर भी काफी अच्छी डिटेल प्रोवाइड करता है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में या फिर आप इंडोर में भी लेते हैं तो काफी अच्छी सेल्फीज ये निकाल करके देता है। मोर इवन अगर आप देखेंगे मैंने मल्टीपल सेल्फीज मल्टीपल कैमरा कंपेरिजन भी मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, उनमें भी मुझे यहाँ पे ये फोन का जो सेल्फीज है वो अच्छी लग रही थी। बस एक चीज है, देखो सैचुरेशन थोड़ी सी आपको ज्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन इसमें एक मोड मिलता है ना जिसमें कि वाइब्रेंट या फिर क्रिस्प मोड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उससे आपकी सैचुरेशन थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि अगर मैं देखूं तो मुझे ना वाइब्रेंट मोड ही ज्यादा पसंद आता है। फोटो खींचो तुरंत ही आप सोशल मीडिया पे शेयर कर पाओगे। यहाँ पे जो बैक कैमरा है ना उसके अंदर फोटोज अच्छी आती है। यहाँ पे पोर्ट्रेट के अंदर कोई मल्टीपल फोकल लेंथ का ऑप्शन नहीं है, बट ठीक है फोटोज मुझे अच्छी लगी है। इंडोर में हो चाहे आउटडोर में हो, सभी में डायनामिक रेंज काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। अनलाइक Vivo T4X उसके अंदर डायनामिक रेंज को मेंटेन करने में दिक्कत आती है। साथ ही में यहाँ पे नाइट में थोड़ी सी यहाँ पे रोशनी कम ये लेता है, बैक वाले कैमरे से भी और फ्रंट वाले कैमरे से भी थोड़ा सा और नाइट में इंप्रूव किया जा सकता है, मैं यही बोलूंगा। बाकी अगर वीडियोस की बात करें तो वीडियोस में काफी अच्छी वीडियोस आती हैं। फ्रंट सेल्फी में केवल 1080p का ही ऑप्शन है और डुअल वीडियो मोड भी आता है इसके अंदर, पोर्ट्रेट मोड में भी आता है। पोर्ट्रेट मोड में केवल 720p का ही रिजोल्यूशन में मिलता है। और बाकी अगर हम बैक कैमरे की बात करें तो 4K में 30 fps में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा क्रिस्पर रखती है और मुझे वो वीडियोस पसंद आई है। भाई देखो मैं अगर वीडियो दिखा भी दूं आपको तो आप देखिए। तो गाइस ये है Realme का Realme P4X। आप देखो भाई यहाँ पे धूप आ रही है अच्छी खासी, अभी अचानक से धूप बढ़ गई है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये थोड़ा सा वाइडर है। यहाँ पे हल्का फुल्का मैं वॉक कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं उसकी वीडियो कैसी आपको दिखाई दे रही है। और भाई इन सब के बाद में अगर आप बैटरी की बात करें तो मैंने एक फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट किया हुआ है इसका। उस बैटरी ड्रेन टेस्ट के रिजल्ट्स जो है ना मुझे कुछ ऐसे देखने को मिले कि मैं खुद शौक था। एक्चुअल में ये फोन 7000 मिली एम्प की बैटरी में के साथ आ रहा है। ये पहले तो मोटो के साथ में पीछे ये जा रहा था, लेकिन बाद में इसने मोटो को भी पछाड़ दिया और ये मोटो से थोड़े मिनट बाद जाकर के ये बंद हुआ। दोनों में सिमिलर बैटरी आती है, लेकिन एक चीज है यहाँ पे ना आपको चार्जिंग स्पीड ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। 45 वॉट का चार्जर मिलता है तो आपको ज्यादा फास्टर ये चार्ज होता है। अप्रोक्सीमेटली 12% का डिफरेंस था, जब ये 100% चार्ज हुआ था तो 12% कम था मोटो के अंदर बैटरी का परसेंटेज। तो यही सब चीजें थी, मैंने बहुत डिटेल में बताना की कोशिश करी है। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज भाई वीडियो करेगा लाइक, चैनल को करेगा सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट करना भूलना नहीं। याद से बता रहा हूं, नहीं करते हो तुम लोग, कर दिया करो यार।